गुड मॉर्निंग 10th क्लास। होप आपने एंजॉय किया होगा अपना पहला लेसन द थीव्स स्टोरी। थीव्स स्टोरी लेसन पूरा हो गया, उसके क्वेश्चन आंसर पूरे डाल दिए गए और आज अपना एक नया पार्ट है भोली। ये एक नया पार्ट है भोली। के अब्बास यानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है। एक भारतीय लेखक, उपन्यासकार, ये लेखक भी रहे हैं, उपन्यासकार भी रहे हैं और कई फिल्मों का इन्होंने निर्देशन भी किया है, यानी एक निर्देशक के रूप में भी कार्य इन्होंने किया है। ये जो कहानी है भोली, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बचपन से हकलाती है, जिसके चेहरे पे चेचक के दाग हो जाते हैं, बोल नहीं पाती है, पूरा परिवार और उसके साथ समाज भी उसकी उपेक्षा करता है। और इस पाठ से दो शिक्षाएं वो हमें देगा। एक तो एजुकेशन की शिक्षा का क्या महत्व है, वही भोली शिक्षा प्राप्त करके समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण स्थापित करती है। और दूसरा वीमेन एम्पावरमेंट। वीमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण, यानी नारी शक्ति कि किसी भी सूरत में कोई भी स्त्री पुरुष की तुलना में कमज़ोर नहीं है। और यदि शिक्षा सही मिल जाए तो फिर यूँ आप कह सकते हैं कि पुरुष से 2 कदम आगे या श्रेष्ठ साबित होती है एक महिला। ये जो पाठ है जिसका शीर्षक भोली रखा गया है, ये वास्तव में शीर्षक इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो लड़की वास्तव में ही भोली है। कैसे देखना, सुलेखा नाम था उसका, और सुलेखा को किस नाम से जाना गया, नॉन एज भोली। सुलेखा को भोली के रूप में जाना जाता है। अब पहले सुलेखा और बाद में भोली क्यों, पहले प्रश्न का उत्तर यही। रामलाल जो भोली के पिता थे, वो जो रेवेन्यू ऑफिशियल, देखिए रेवेन्यू का अर्थ होता है राजस्व। क्या होता है, राजस्व। और ऑफिशियल का अर्थ होता है अधिकारी। आपको एक बात तो ये बता दूं अच्छे ढंग से कि ये जो कहानी है इसकी पृष्ठभूमि उस समय की है जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन होता था। और उस समय वे रेंट लेने के लिए, ज़मीन का रेंट लेना यानी लगान, माल भी कहते थे इसको, ये वसूलने के लिए हर गांव में अपना एक अधिकारी नियुक्त करते थे। और उस अधिकारी को नंबरदार भी कहा जाता था। एक अधिकारी नियुक्त करते थे जिसको नंबरदार भी कहा जाता था, या आप कहें रेवेन्यू ऑफिशियल। ये एक रेवेन्यू ऑफिशियल था, अंग्रेज़ों के लिए लगान वसूलता था। ही हैड 7 चिल्ड्रन, और उनके 7 बच्चे थे। कोई बड़ी बात नहीं है, उस समय परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग जैसी बातें नहीं थी क्योंकि समाज बिल्कुल अनपढ़ था। ही हैड 3 सन्स, उनके 3 बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 बेटियां। द यंगेस्ट चाइल्ड वो सुलेखा, यंगेस्ट यानी सबसे छोटी बच्ची जो थी उसका नाम था सुलेखा। सुलेखा वो सो सिंपल, वह बहुत सरल थी। डैट शी हैड बीन कॉल्ड भोली सिंस हर चाइल्ड, और इसलिए उसको बचपन से ही उसको
भोली नाम से पुकारा जाता था। सिंस और फॉर का यूज आपको कक्षा में सिखाया था, याद हो तो आपको अच्छे ढंग से। और यदि समझ नहीं आया अब भी, यदि ये है कि यहाँ सिंस क्यों आया, तो आप डाउट में लिखना, एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पार्ट जो मैंने डिवाइड किया वो है द फेथ ट्रेजेडी विद भोली, यानी जो भोली है उसके साथ फेथ यानी भाग्य, यानी उसकी किस्मत, यानी भोली के साथ उसका जो भाग्य है, फेथ है, भाग्य है, वो ट्रेजेडी करता है। और ट्रेजेडी का अर्थ होता है त्रासदी या बुरा, या आप कह सकते हैं दुखद, यानी उसके साथ भाग्य बहुत ही बुरा करता है। और भाग्य बुरा कैसा करता है, देखिए आप ध्यान से। ए फेथ ट्रेजेडी हैड हैपन विद भोली, भोली जो है उसके साथ भाग्य दुखद व्यवहार करता है, ट्रेजेडी करता है। कैसे? When she was only 10 months old, जब सुलेखा, अभी मैं सुलेखा ही नाम लूँगा, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen from the cot, कोट का अर्थ है चारपाई, तो बेचारी चारपाई से गिर गई। हजारों बच्चे गिरते हैं, कोई नई बात नहीं, लेकिन गिरते ही क्या हो गया, डैमेज हो गया, यानी क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज क्षतिग्रस्त हो गया। सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसके ब्रेन का, दिमाग का कुछ हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त हो गया, यानी उसके दिमाग में चोट लगी। सो शी कुड नॉट स्पीक टिल 5 years ऑफ हर एज, और शायद इसी वजह से वो 5 वर्ष तक बोल भी नहीं पाई। आफ्टर दिस, इसके बाद, इस घटना के बाद, when she was 2 years old, जब वह 2 वर्ष की थी। अब ये मत सोचना कि सर 5 वर्ष की होगी वापस 2 वर्ष की कैसे चलेगी। देखना 10 महीने की आयु में क्या हुआ, चारपाई से गिरी, जिसका परिणाम बाद में चला कि शायद उसी वजह से वो 5 वर्ष तक नहीं बोल पाई। तो पहला ये कि 10 महीने की आयु में चारपाई से गिरी, ब्रेन डैमेज हुआ। और जब 2 वर्ष की थी तो क्या हुआ, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, और 2 वर्ष की थी उस समय उसके ऊपर चेचक, जिसको छोटी माता भी बोलते थे। और 2 वर्ष की आयु में चेचक, जिसको देहात की भाषा में छोटी माता भी कहते हैं, दाने हो जाते काले रंग के, उसका अटैक हुआ। अटैक का अर्थ होता है आक्रमण, लेकिन यहाँ एक बीमारी है तो वो आक्रमण नहीं कह सकते आप, उसको आप ये कहेंगे कि उस बीमारी का प्रभाव उस पर देखा गया, यानी बीमारी से वो क्या हो गई, संक्रमित हो गई। उसके आगे दिया है ड्यू टू डैट, यानी चेचक की वजह से, शी हैड डीप पोक मार्क्स, डीप का अर्थ है गहरा, और पोक मार्क्स का अर्थ होता है वो चेचक के निशान, गहरे चेचक के निशान हो गए। ऑल ओवर हर बॉडी, उनके पूरे शरीर पे। एट द एज ऑफ 5, और 5 की उम्र में, सी स्टार्ट स्टमरिंग, और उसने स्टार्ट शुरू कर दिया। स्टमरिंग का अर्थ है हकलाना, हकलाना, मानी सही ढंग से नहीं बोल पाती थी। तो 10 महीने की आयु में चारपाई से गिरी, ब्रेन डैमेज हुआ। 2 वर्ष की आयु में उसी सुलेखा के ऊपर बेचारी पे वो स्मॉल पॉक्स हो गया, और उसका नतीजा ये रहा कि 5 वर्ष की आयु में बोलना शुरू किया, और वो भी हकलाते हुए। सो अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर, और अन्य बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते थे, जो हकलाते हैं उनका उड़ाते हैं, अच्छी बात नहीं होती। डेट्स वाई शी टॉक वेरी लिटिल, और इसलिए वह बोलती ही नहीं थी। ये वेरी लिटिल आप समझ रहे हैं, बोलती ही नहीं थी। लिटिल डिटर्मिनर होता है, ए लिटिल थोड़ा सा होता है, और लिटिल का अर्थ होता है जी न के बराबर, नथिंग। ठीक है जी। अगला बिंदु जो मैंने निकाला, भोली एज ए वरी फॉर हर पेरेंट्स, भोली थोड़ी बड़ी तो हुई, लेकिन माँ बाप के लिए चिंता का विषय थी। और उस समय चिंता शादी की रहती थी बस, और कोई चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि समाज उस समय इसी प्रकार का था। भोली वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ रामलाल,
रामलाल की सबसे छोटी बेटी थी, वो संतान थी, चाइल्ड कह सकते हैं। अमंग 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चों में से ऑल अदर्स वर वेरी हेल्दी, और उसके सभी अन्य भाई बहन हेल्दी यानी स्वस्थ थे, एंड स्ट्रोंग और मजबूत थे। रामलाल एंड हिज वाइफ, रामलाल और उनकी पत्नी, हैड नो वरी, कोई चिंता नहीं थी, अबाउट देम, अपने और बेटे बेटियों के बारे में कोई चिंता नहीं थी। बेटियां राधा, मंगला एंड चंपा इजली गोट मैरिड, उनका आसानी से विवाह हो गया। बट रामलाल एंड हिज वाइफ वरीड वेरी मच फॉर भोली, उनको सबसे ज़्यादा चिंता थी भोली की, क्योंकि वो ये भी जानते कि जब हम चले जाएंगे तो भोली का क्या होगा। बिकॉज सी नाइदर इंटेलिजेंट, नाइदर का अर्थ है ना ही तो बुद्धिमान थी, नोर ब्यूटीफुल, और ना ही सुंदर थी। और ये नाइदर नोर का युगम होता है, नाइदर नोर का युगम होता है, और एक होता है आइदर और का युगम। इस नाइदर नोर का अर्थ है दोनों तरफ क्रॉस, यानी कुछ भी नहीं, ना ही बुद्धिमान और ना ही ब्यूटीफुल। और ये जो आइदर और का अर्थ होता है, एक तरफ गुड का निशान होगा और एक तरफ क्रॉस का निशान होगा, या फिर इधर गुड होगा इधर क्रॉस होगा। जैसे मैं यदि ये कह दूं कि सी इज़ आइदर ए टीचर और ए डॉक्टर, तो इसका मतलब ये है कि या तो वह डॉक्टर है और या वह अध्यापिका है। आप समझ गए होंगे, ये चर्चाएं होती हैं 8वीं 9वीं कक्षा में। फिर भी कोई डाउट होगा तो हम चर्चा करेंगे, आप पूछ सकते हैं, डाउट का ऑप्शन अपने ऐप में है। अगला जो पॉइंट मैंने निकाला है, एक तरीके से आप ध्यान से देखना, यदि किसी ने मेरी समरी पढ़ ली ना तो यूँ समझ लो वो पूरा लेसन समझ गया वो। क्योंकि आप देखना, मैं समरी में पूरे पाठ को उकार देता हूँ, बिल्कुल हर बात को कोशिश कर रहा हूँ और बेटर करने की। ए प्राइमरी स्कूल एट द विलेज, और उसी समय गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाता है। देखिए, व्हेन भोली वो 7 years ओल्ड, जब वो 7 वर्ष की हो गई, इन हर विलेज, उनके गांव में, ए प्राइमरी प्राथमिक स्कूल, और उस समय प्राथमिक स्कूल खोलना किसी अद्भुत कार्य से कम नहीं था। वॉज इनोग्रेटेड का अर्थ होता है उद्घाटन करना, पैसिव लिखा, ध्यान से देखना कि उसी समय उनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जानते हैं, पैसिव का रूल होता है, बाई पैसिव हम पढ़ चुके हैं। उसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया द तहसीलदार साहिब, यानी तहसीलदार साहब ने किया, बड़े अधिकारी, उस समय तो और ही बड़े अधिकारी। एट द ओपनिंग सेरेमनी, सेरेमनी समारोह है, और ओपनिंग का अर्थ होता है जिस दिन उद्घाटन होता है उसी को बोलते हैं शुरुआत वाले दिन। द तहसीलदार आस्क्ड रामलाल, आस्क्ड के 2 अर्थ होते हैं, पूछना और कहना, और यहाँ है कहना। तहसीलदार ने रामलाल से कहा डैट ही शुड सेंड हिज डॉटर्स, शुड मॉडल है, उसके आगे V0 रहता है, हम सब जानते हैं, इसीलिए SEND लिखा है कि उसको भेजनी चाहिए अपनी बेटियों को टू स्कूल, विद्यालय, एंड सेट, और रखना चाहिए एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण, टू द विलेजर्स, गाँव वालों के सामने, क्योंकि उस समय कोई लड़कियों को पढ़ाता नहीं था, उस समय लड़कियों को पढ़ाना अपराध समझा जाता था। एज, क्योंकि ये एज है क्योंकि ही वॉज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, क्योंकि वह राजस्व अधिकारी था। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण समाज में स्थापित कर सकता था कि भाई अपना राजस्व अधिकारी जब अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है तो हमें पढ़ाने में क्या दिक्कत है। एंड ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट सरकार, रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ प्रतिनिधि, और एक सरकार का प्रतिनिधित्व भी था वो। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ स्कूली शिक्षा क्यों शुरू की और कैसी स्कूली शिक्षा थी। वो इसलिए थी क्योंकि उन्हें सस्ते नौकर चाहिए थे, और वो जो पद्धति उन्होंने अपनाई यहाँ, वो नौकरशाही की पद्धति थी, यानी शिक्षा ऐसी बनाई उन्होंने कि नौकर पैदा हो रहे हैं। और आज भी हम उसी व्यवस्था का अनुकरण कर रहे हैं, मतलब अध्ययन का उद्देश्य आज भी एक ही है कि नौकरी प्राप्त करना है। और जब जब शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त रहेगा, समाज में नौकर पैदा होंगे, नौकरी देने वाले पैदा होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भोलीज एनकरेजमेंट, देखिए एनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। भोली को प्रोत्साहित किया गया उसकी अध्यापिका के द्वारा। प्रोत्साहन बहुत बड़ी बात होती है। एक विद्यार्थी को मैंने 10 प्रश्न याद करने के लिए दिए
और उसने 3 कर लिए, मैं बोल रहा हूँ शाबाश, तो 5 भी कर सकता है, तुझ में वो बात है। तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, वो अपने आप को कुछ विशिष्ट फील करता है और निश्चित रूप से अगली बार वो 6 या 7 प्रश्न भी याद कर सकता है, और ना भी करे तो 4 जरूर करके लेके आएगा। और दूसरी तरफ यदि 3 करने पे भी उसको डांट मिल रही है और 5 करने पे भी डांट मिल रही है और 7 वाले को भी डांट मिल रही है, तो कोई नहीं करेगा, उनको पता है डांट तो पड़नी है, तो रिजल्ट 0 जाएगा। आगे देखते हैं। भोली वॉज ड्रेस अप, और उस दिन भोली को पोशाक पहनाई गई। पहले कौन पूछता ही नहीं था कोई उसको, प्रॉपरली बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि वो स्कूल जाएगी और तहसीलदार साहब ने आदेश दिया था, और रामलाल गांव वालों के सामने बड़ा पैसे वाला था, तो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता, इसलिए अच्छे कपड़े पहनाए। एंड सेंट टू स्कूल, और भोली को स्कूल भेज दिया गया। वो इसलिए क्योंकि वैसे भी भोली के शादी होने के चांसेस बहुत कम थे, इसलिए उसको भेज दिया। इट वॉज हर फर्स्ट टाइम ऑफ ड्रेसिंग अप प्रॉपरली, ये पहली दफ़ा उसने अच्छे ढंग से कपड़े पहने थे और पहली बार वो स्कूल जा रही थी। तो स्कूल पहुंच के उसको पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है। तो इन स्कूल में शी वॉज आस्क्ड फॉर हर नेम बाय द टीचर, अध्यापिका ने उससे उसका नाम पूछा। शी ट्राइड, उसने प्रयास तो किया, टू स्पीक, बोलने का, बट ओनली स्टेमर्ड, लेकिन हकलाई, बेचारी बोल नहीं पाई क्योंकि वो हकलाती थी। और इसी बात पे क्या हुआ देखिए, एट दिस, और इस बात पे ऑल अदर चिल्ड्रन, अन्य सभी बच्चे, बिगन टू लाफ एट हर, उसके ऊपर उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। ऐसी परिस्थिति क्लास में आती है और ये अध्यापक का परम कर्तव्य बनता है कि ऐसी नाजुक मोड़ परिस्थितियों को संभाले और क्लास में एक अच्छा माहौल उपलब्ध कराए। देखिए, सी स्टार्ट वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया। बट हर टीचर केम टू हर, अध्यापिका उसके पास आई। एनकरेज हर, उसे प्रोत्साहित किया। सेइंग, ये कहते हुए, डैट की इफ़ सी वुड कम टू स्कूल, यदि वो विद्यालय आती है डेली, रोज़ाना, सी कुड स्पीक प्रॉपरली, वह सही ढंग से बोल पाएगी। एंड वैन सी बी द मोस्ट एजुकेटेड इन द विलेज, और जब वो गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाएगी, नो वन कुड डेयर, कोई साहस नहीं दिखाएगा, लाफ एट हर, आपके ऊपर हंसने का। दीज वर्ड्स, ये जो शब्द थे, इन्होंने चेंज्ड, बदल दिया। बोलीज मेंटलिटी, मेंटलिटी का अर्थ होता है मानसिकता, सोचन शक्ति। बोली की जो मानसिकता है उसको बदल दिया। नाउ, अब, सी हैड गोट ए न्यू होप ऑफ लाइफ, उसके जीवन में एक नई आशा आ गई। और हम सब जानते हैं कि यदि किसी को जीवन में कुछ लक्ष्य मिल जाए तो उसको अर्जित करना बहुत सरल रहता है, डिपेंड करता है कि हम लक्ष्य चुनते कब हैं। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे वाले पार्ट में एक और बिंदु निकाला गया है, वो है भोली पढ़ती गई और क्या हुआ, समय के साथ विलेज, जो गांव है, टर्न, बदल गया, इनटू टाउन, कस्बे में, यानी जो गांव है वो कस्बे में बदल गया। एंड, और भोलीज मैरिज, भोली का विवाह, अरेंज, निश्चित कर दिया गया, विद बिशंबर नाथ, ये एक व्यापारी है बिशंबर नाथ, उसके साथ। एज टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय गुजरा, भोली ग्रू अप, भोली बड़ी हुई, ये हेडिंग थी इस बात की। स्टडिंग, उसने अध्ययन किया। गेनिंग नॉलेज, और ज्ञान को प्राप्त किया। नाउ द विलेज आल्सो टर्न इनटू ए टाउन, अब गांव भी कस्बे में बदल गया था, समय बदल गया, यानी अब वो 17 वर्ष की होगी 10 वर्ष में। रामलाल वॉज वरीड फॉर भोलीज मैरिज, रामलाल को भोली की विवाह की चिंता हुई। वन नाइट, और एक रात को, भोली चांस, भोली ने संयोग से सुन लिया, क्या, टू हियर, उसने सुना, हर पेरेंट्स, अपने माँ बाप को, टॉकिंग, बात करते हुए, डैट की रामलाल हैड अरेंज्ड भोलीज मैरिज, कि रामलाल ने भोली का विवाह अरेंज कर दिया है, सुनियोजित कर दिया है, विद बिशंबर नाथ, बिशंबर नाथ के साथ। हु वॉज ए ग्रोसर, ग्रोसर का अर्थ होता है जी व्यापारी, जो एक व्यापारी है, या पंसारी भी कहते हैं। इन ए नेबरिंग विलेज, नेबरिंग पड़ोस का विलेज, गांव, वहाँ। अब आप उसकी उम्र देखो, ही वॉज 45 और 50,
वह 45-50 वर्ष का है। बेमेल विवाह उस समय भारतीय समाज में होते थे, क्योंकि दहेज एक बड़ी समस्या थी, डॉवरी। और क्योंकि भोली सुंदर भी नहीं है, थोड़ी बहुत अकलाती भी है, और उनके घर वालों की नज़र में आज भी वो बेवकूफ़ है, तो उन्होंने सोचा कि और कौन करेगा विवाह, यही ठीक है। एंड लिम्प डाल्स, वो थोड़ा लंगड़ाता भी है। और देखो आप, ही हैड चिल्ड्रन फ्रॉम हर फर्स्ट वाइफ, और उसके बच्चे भी हैं प्रथम पत्नी से। पत्नी का देहांत हो चुका है, अब दोबारा विवाह हो रहा है। ही डिडंट नो अबाउट भोलीज पोक मार्क, और उसको भोली के जो चेचक के निशान उसके बारे में भी नहीं पता। दहेज भी नहीं मांग रहा, पैसे वाला है, व्यापारी है, दुकान है। ये सारी चीज़ें सोच के रामलाल और उसकी माँ ने भोली का विवाह बिशंबर नाथ से तय कर दिया, और भोली ने अपने माँ बाप के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया। देखो कितनी अच्छी लड़की है, कुछ नहीं बोली। लेकिन देखिए क्या होता है, भोलीज वेडिंग सेरेमनी फिर भोली का विवाह समारोह आता है। ऑन द फिक्स डे, जो निर्धारित दिन है, बिशंबर रीच्ड, बिशंबर पहुंचता है भोली हाउस, भोली के घर, विद मैरिज पार्टी, विवाह की जो पार्टी लेके, जो बारात है, ये पार्टी का अर्थ यहाँ बारात है, बारात लेके पहुँचता है। ही हैड ए वेरी गुड ब्रास बैंड, और अपने साथ में एक बड़ा सा बैंड भी लेके आया। ब्रास बैंड वो इस प्रकार वो बजाते हैं, वो बैंड। रामलाल आल्सो वॉज वेरी हैप्पी, रामलाल भी खुश हो गया, क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाला है, बैंड वगैरह कई चीज़ें लाया है, तो वो खुश है। उसने भी नहीं सोचा था कि भोली की शादी इतने धूमधाम से होगी। एज, जैसे कि, ही नेवर थॉट, उसने खुद कभी नहीं सोचा था। सच ए ग्रांड, ग्रांड का अर्थ होता है भव्य। क्या होता है जी? भव्य। वेडिंग, विवाह फॉर भोली की, भोली का इतना शानदार भव्य विवाह होगा। बट लेकिन एट द गार्लैंड सेरेमनी, सेरेमनी का अर्थ होता है उत्सव, और गार्लैंड का अर्थ होता है माला डालना, कि जब एक दूसरे को वर वधू यानी ब्राइड, ब्राइड होती है दुल्हन, और ग्रूम होता है दूल्हा, जब ये एक दूसरे से गार्लैंड एक्सचेंज करते हैं, उस अवसर पे बिशंबर चांस्ड, बिशंबर ने संयोग से क्या किया, देख लिया, टू सी भोलीज फेस, भोली के चेहरे को, फुल ऑफ पोक मार्क्स, जिस पे चेचक के निशान थे, और तुरंत पलट गया कि मैं तो शादी नहीं करूँगा, और यदि इससे शादी करूँगा तो मुझे दहेज चाहिए, और दहेज में 5,000 रुपये मांग लिए, देखना। ही इमीडिएटली स्टॉप्ड एवरीथिंग, उसने तुरंत सब कुछ रोक दिया। एंड डिमांडेड, और मांग रख दी, 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये चाहिए। और उस समय के 5,000 आज के 5 लाख समझ लो आप आराम से। फ्रॉम रामलाल, रामलाल से, एज ए डोवरी, दहेज के रूप में, कि मुझे दहेज के रूप में 5,000 रुपये चाहिए, वरना मैं वापस जाऊंगा। और उस समय यदि किसी की बारात लौट गई तो दोबारा उस चौखट पे दोबारा कोई बारात नहीं आएगी, क्योंकि समाज पुरुष प्रधान रहा है। आज फिर भी सूरत और सीरत बदली है, थोड़ा और समय लगेगा, बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से श्रेष्ठ साबित हो रही हैं। रामलाल पुट, ये वीटू ही है, पुट 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 होता है, हम सब जानते हैं। हिज ए टर्बन, टर्बन यानी अपना साफा, पगड़ी, अपनी पगड़ी को रख दिया। बिशंबर फिट, बिशंबर के पैरों में, फिर भी वो नहीं माना। तब रामलाल ने 5,000 रुपये दिए। बट एट लास्ट रामलाल हैड टू गिव हिम, हैड का अर्थ होता है बाध्यता, उनको देने पड़े द अमाउंट, यानी वो 5,000 रुपये उन्होंने दिए। ये मुद्रा याद रखना, कई बार कुछ विद्यार्थी इसको 50,000 कर देते हैं, जो कि गलत है। इसी के आगे का जो पार्ट है उसको एक और बिंदु से मैंने समझाने का प्रयास किया है, और बिंदु है भोली एज ए ब्रेव गर्ल। और उस समय वो एक साहसी बालिका के रूप में अपने आप को दर्शाती है, और दिखा देती है कि महिला दुर्गा का भी रूप होती है, महिला सरस्वती का भी रूप होती है, महिला लक्ष्मी का भी रूप होती है। देखिए, बट एट वंस, लेकिन उसी समय भोली पुट ऑफ, भोली हटा देती है, द वेल का अर्थ है घूंघट, फ्रॉम हर फेस, अपने चेहरे से, एंड थ्रू, फेंक देती है, द गार्लैंड, माला को, इनटू द फायर, आग में। बोलती है मुझे कोई शादी नहीं करनी। सी रिफ्यूज्ड, ये रिफ्यूज्ड का अर्थ होता है मना करना, और एक वर्ड होता है रेफ्यूजी, और इस रेफ्यूजी का अर्थ होता है शरणार्थी, याद रखना। उसने मना कर दिया टू मैरी बिशंबर नाथ, कि मैं बिशंबर नाथ से नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही मीन है,
मीन का अर्थ होता है नीच व्यक्ति। ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही नीच व्यक्ति है और मैं इस व्यक्ति से किसी भी सूरत में शादी नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, नीच है और क्या है, ग्रेडी है, यानी वो बहुत ज़्यादा लालची है। और क्या है, वो व्यक्ति जो है वो कंटेम्पेटिबल है। कंटेम्पेटिबल का अर्थ होता है घृणा योग्य, कि मैं इससे नहीं करूँगी शादी। सी कॉल्ड बिशंबरनाथ, बिशंबरनाथ को उसने क्या कहा, ओल्ड बुढ़ा कहा, लेम लंगड़ा कहा, ग्रेडी पर्सन और लालची भी कहा, और ये कंटेम्प्टेबल भी कहा, जो मैं बता रहा हूँ, जिसका अर्थ होता है घृणा योग्य व्यक्ति। इतना सुनते ही ऑल वर शॉक्ड, सब आश्चर्यचकित रह गए, एट भोलीज बिहेवियर, भोली के व्यवहार से, एज क्योंकि सी वॉज नॉट स्टमरिंग, आज वो बिल्कुल भी हकला नहीं रही थी, एट ऑल बिल्कुल भी। सब आश्चर्यचकित रह गए। ऑल वेंट अवे फ्रॉम रामलाल हाउस, सब चुपचाप रामलाल के घर से चले गए। रामलाल वॉज फीलिंग असेम्ड, लेकिन बेटी का पिता होने की सज़ा रामलाल को मिल रही थी। वो क्या शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, फुल ऑफ ग्रीफ, और दुख से भरा था। और वो बार बार भोली को रोक भी रहा था कि कल को तुमसे शादी कौन करेगा। तब भोली अपने पिता को अपना आखिरी निर्णय सुनाती हैं। शानदार निर्णय है। देखिए आप इस कहानी से भी प्रेरणा लेंगे कि एक लड़की होना इस समाज में कोई श्राप नहीं है। लड़कियां भी वो कर सकती हैं जो लड़के शायद अपने माँ बाप के लिए ना भी कर पाएँ। रामलाल टोल्ड भोली, हाँ एक चीज़ है जो लड़कियां नहीं कर सकती अपने माँ बाप के लिए और लड़के कर सकते हैं, वो ये है कि लड़के अपने माँ बाप की पिटाई कर सकते हैं, उनका सर फोड़ सकते हैं। लड़कियां शायद जीवन में ऐसा कभी ना कर पाएँ। इस बात में तो लड़के आगे हैं, ये बात तो सत्य है, यहाँ लड़कियां कमज़ोर हैं। रामलाल टोल्ड भोली, रामलाल ने भोली से कहा, डेट नाउ नो वन वुड मैरी हर एट दिस, ये बात सुनकर रामलाल ने भोली से कहा कि अब आपसे कोई विवाह नहीं करेगा। एट दिस, और ये सुनकर भोली रिप्लाइड, भोली ने प्रत्युत्तर दिया अपने पिता को, क्या कहा, डेट सी वुड सर्व, सर्व का अर्थ होता है सेवा करना, कि मैं सेवा करूंगी देम, अपने माँ बाप की, इन ओल्ड एज, जब आप वृद्ध हो जाएंगे। सी वुड टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, वेयर सी स्टडी सो मच, जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है। हर टीचर, उसकी अध्यापिका भी वहीं कोने में खड़ी पूरे ड्रामे को देख रही थी। वॉज सीइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ देख रही थी। एट लास्ट, उसने देखा, सी शो हर एग्रीमेंट विद हर डिसीजन, ये अध्यापिका के लिए आया है शो दिखाना, हर अपनी एग्रीमेंट सहमति, विद हर डिसीजन, ये भोली का निर्णय, कि भोली के निर्णय में उन्होंने भी स्वीकृति दिखाई कि हाँ आप बिल्कुल वहाँ पढ़ा सकती हैं। इस प्रकार ये कहानी हमें एक चीज़ जो है वो बार बार सिखाती है, और वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का महत्व। और यदि व्यक्ति शिक्षित बन गया तो बहुत कुछ कर सकता है। इससे पहले वाले लेसन में भी आपको याद होगा, द थीव्स स्टोरी में भी जो चोर है हरी सिंह अच्छा इंसान बन जाता है, किसके लिए, बिकॉज ही वांटेड टू बी एजुकेटेड, क्योंकि वह शिक्षित होना चाहता था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत ही सरल भाषा में इस पाठ को मैंने समराइज किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट किसी विद्यार्थी को है तो आप मुझे बता देना, मैं सोल्व कर दूंगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि कुछ एक विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो अब भी पैसे लग रहे हैं घर वालों के, तब भी ना तो ऐप से पढ़ रहे हैं, वो बहाना है उनका, वो बाद में भी नहीं पढ़ेंगे, वो क्लास में भी नहीं पढ़ते। मैं जानता हूँ ये बात, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये दौर बहुत विकट है। पता नहीं कितने अध्यापक हैं, उनके बच्चों के पास भी फ़ोन नहीं था, अध्यापकों ने परचेज किया है, माँ बाप अरेंज कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, फीस दे रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ। तो आप इस वीडियो को टाइम से देखें, और ये जो होमवर्क है इसको आप करें। ये असाइनमेंट में मिलता है आपको, और उसके नीचे ऑप्शन होता है कि इसको आपको सबमिट भी करना है। जब आप कर लिए तो उसकी फ़ोटो खींचें आप, और वहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन है, उसमें आप सबमिशन करें, और मैं उसको चेक भी कर दूँगा। अब ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि जब आप फीस दे रहे हैं तो आप कुछ सीख भी लें। एवे ही आपके पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए, उनका कोई लाभ आपको मिलना चाहिए। आई होप आप समझेंगे और आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे।